हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हम लोग का टॉपिक है अर्थव्यवस्था पर करारोपण के प्रभाव, इफ़ेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन ऑन इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था पर करारोपण के क्या क्या प्रभाव होते हैं, तो उसको आज हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, डाल्टन के मतानुसार आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे अच्छी कर प्रणाली वही है जिसके आर्थिक प्रभाव सबसे अच्छे हो, अथवा यदि कोई बुरा प्रभाव भी पड़े तो वह कम से कम हो। तो डाल्टन का क्या कहना था कि अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे अच्छा कर का प्रणाली वही होगा जिसका अर्थव्यवस्था पर सबसे अच्छा प्रभाव पड़े, और अगर बुरा प्रभाव भी पड़ रहा है तो वो बहुत कम पड़े। अच्छा प्रभाव मतलब कि कर इतना मतलब कम लगाया जाए कि व्यक्ति को उसको देने में कोई भी मुसीबत का सामना ना करना पड़े और वह खुशी खुशी कर देने को तैयार हो। ठीक है, तो प्रोफेसर लर्नर के मतानुसार कर संबंधी नीति बनाते समय उद्देश्य केवल आर्थिक लाभ या आमदनी प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, बल्कि अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने और तेजी मंदी को रोकना भी होना चाहिए। तो प्रोफेसर लर्नर का क्या मानना था कि जब कर को हम लोग नियम कर के लिए नियम बनाते हैं कि इतना कर देना है, तो उसका जो उद्देश्य होता है कर प्राप्त करने का, वो केवल आमदनी कमाना ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, अर्थव्यवस्था में स्थिरता भी बना रहना चाहिए और तेजी मंदी को रोकना भी होना चाहिए। डाल्टन ने करारोपण के प्रभावों को निम्नांकित 3 शीर्षकों में विभाजित किया है। ठीक है, तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से डाल्टन जो थे प्रोफेसर डाल्टन, उन्होंने करारोपण का जो प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ता है उसको उन्होंने 3 भाग में बांटा है। पहला है करारोपण का उत्पादन पर प्रभाव, दूसरा है करारोपण का वितरण पर प्रभाव, और तीसरा है करारोपण के अन्य प्रभाव। तो चलिए देखते हैं पहला, करारोपण का उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो करारोपण का उत्पादन पर प्रभाव। डॉक्टर डाल्टन ने करारोपण के उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभावों को 3 शीर्षकों में विभाजित किया है। पहला है करों का व्यक्तियों के कार्य और बचत करने की योग्यता पर प्रभाव, दूसरा है करों का व्यक्तियों के काम और बचत करने की इच्छा पर प्रभाव, और तीसरा है करों का आर्थिक साधनों के विभिन्न उपयोगों और स्थानों में वितरण पर प्रभाव। ठीक है, तो हम लोग पहला देखेंगे व्यक्ति की कार्य करने और बचत करने की योग्यता पर कर का क्या प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः यह कहा जाता है कि करारोपण से व्यक्ति की कार्य करने और बचत करने की योग्यता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो कर से क्या होता है कि व्यक्ति की इनकम जो है वो घट जाती है, मतलब कि उसका जो खर्च करने का जो क्षमता होता है वो घट जाता है। तो इसीलिए उस व्यक्ति पर क्या होता है कि कर का बुरा प्रभाव माना जाता है। दूसरा क्या है, काम करने की योग्यता। करारोपण के द्वारा व्यक्तियों के पास आय की मात्रा में कमी हो जाती है, क्योंकि उन्हें करों के रूप में अपनी द्रव्य आय का एक भाग सरकार को देना पड़ता है। फलतः करदाता को अपना उपभोग घटाना पड़ता है। उपभोग की कमी के कारण उनकी कार्यकुशलता कम हो जाती है। कार्यकुशलता की कमी से उत्पादन की मात्रा कम होना स्वाभाविक है। यह प्रभाव धनिकों की तुलना में निर्धन व्यक्तियों पर अधिक पड़ता है। ठीक है, तो काम करने की योग्यता पर कर का क्या प्रभाव पड़ता है कि जो निर्धन व्यक्ति हैं, ठीक है, उन लोग के पास आय बहुत कम होता है, और उन लोग अगर आय का कुछ हिस्सा अगर कर के रूप में ही दे देगा तो उन लोग के पास पैसा कम बच जाता है खर्च करने के लिए। तो उन लोग क्या होता है कि अपना ज़रूरत का सामान भी मतलब सही ढंग से ले नहीं पाता है, और उन लोग अपना ज़रूरतों में से कटौती करने लगता है। तो क्या होता है कि उसका उपभोग घट जाता है। ठीक है, और जिस कारण अगर वो सही ढंग से खाना पीना नहीं करेगा तो उसका कार्य करने का क्षमता भी घट जाता है, जिससे कि उत्पादन पर उसका प्रभाव पड़ता है। और यह जो प्रभाव है वह धनिकों की तुलना में निर्धन व्यक्तियों पर अधिक पड़ता है, क्योंकि धनी व्यक्तियों के पास तो पैसे बहुत होते हैं, तो उन लोग अगर कुछ हिस्सा कर के रूप में दे भी देगा तो उन लोग को कोई उतना मतलब प्रभाव नहीं पड़ता है उन लोग पे। ठीक है, इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन निर्धन लोगों के पास क्या है, लिमिटेड पैसा ही होता है, तो वो लोग अगर दे देता है तो उन लोग को प्रभाव पड़ता है।
बचत करने की योग्यता पर प्रभाव। बचत दो बातों पर निर्भर करती है, व्यक्ति विशेष की आय और उसका व्यय। चूंकि कार्यारोपण से व्यक्ति की आय कम हो जाती है, इसलिए उसकी बचत करने की योग्यता भी क्या होती है, कम होती है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था, कार्यारोपण का उत्पादन पर प्रभाव। उसको 3 भाग में बांटा गया था, जिसमें पहला था करों का व्यक्तियों के कार्य और बचत करने की योग्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसको भी 2 भाग में बांटा गया था। पहला ए था काम करने की योग्यता और बी था बचत करने की योग्यता पर प्रभाव। ठीक है, अब हम लोग इसका दूसरा पॉइंट देखेंगे, जो कि था करों का व्यक्तियों के काम करने और बचत करने पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो करों से व्यक्ति विशेष की कार्य करने व बचत की इच्छा किस सीमा तक प्रभावित होती है, वह 2 बातों पर निर्भर करता है। पहला है करदाता की मानसिक प्रतिक्रियाएं। कार्यारोपण से व्यक्ति के मस्तिष्क में क्या प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती है, यह बहुत अंश तक उस व्यक्ति की आय की लोच पर निर्भर करता है। यानी कि व्यक्ति की आय जितनी होगी उसी पर वो कर का जो भार होगा वो व्यक्ति के मस्तिष्क पर क्या प्रभाव डालेगा, वो निर्भर करता है। ठीक है, क्योंकि अगर व्यक्ति की आय अधिक है तो जाहिर सी बात है उस पर अगर कर भी लगा दिया जाए तो वो उतना उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर व्यक्ति की आय कम है और इस पर कर लगा दिया जाए तो वो निश्चित ही व्यक्ति को प्रभावित करेगी। ठीक है, दूसरा बी है करों की प्रकृति। व्यक्ति के कार्य एवं बचत करने की इच्छा पर लगाए जाने वाले करों की प्रकृति का भी प्रभाव पड़ता है। कुछ कर ऐसे हैं जिनका व्यक्ति की इच्छाओं पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु कुछ कर स्वभावतः ही काम करने व बचत करने की इच्छा पर काफ़ी प्रभाव डालते हैं और इसी कारण वे उत्पादन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो करों की प्रकृति के अनुसार भी वो व्यक्ति पर क्या होता है, प्रभाव डालते हैं। कुछ होता है जो व्यक्ति पर बुरा प्रभाव डालता है और कुछ होता है जो नहीं डालता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं दूसरा कि कार्यारोपण का वितरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। जिस प्रकार वही कर उत्तम माना जाता है जिसका प्रभाव उत्पादन पर प्रतिकूल ना पड़े, उसी प्रकार उचित वितरण की दृष्टि से वही कर उत्तम समझा जाता है जो धन अथवा आय के वितरण की विषमता को कम करता है। ठीक है, तो कार्यारोपण का जो वितरण का प्रभाव है वो क्या होता है कि जैसा कि हम लोग वही कर को अच्छा मानते हैं जो क्या होता है उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है। ठीक है, तो सेम वैसा ही वही कर को भी अच्छा समझा जाता है जो धन के वितरण की विषमता को क्या होता है, कम करता है। यानी कि वो आय का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको सभी व्यक्तियों में बराबर करता है। ऐसा नहीं है कि वो धनी व्यक्ति को अधिक धनी कर दे और निर्धन व्यक्ति को और निर्धन कर दे। ठीक है, तो वैसा ही कर को क्या है, अच्छा माना जाता है। प्रोफेसर पीगू के अनुसार यदि राष्ट्रीय लाभांश की मात्रा में कमी ना आए तो धन के वितरण में प्रत्येक सुधार जिसमें इस लाभांश में से निर्धनों के पास जाने वाला मात्रा बढ़ जाती है, सामूहिक जन कल्याण को बढ़ा देगा। तो प्रोफेसर पीगू का क्या कहना था कि राष्ट्रीय लाभांश की मात्रा में अगर कमी नहीं आता है, यानी कि जो राष्ट्रीय इनकम होता है, ठीक है, नेशनल इनकम जो होता है उसमें अगर कमी नहीं आता है और धन का वितरण अगर गरीबों के सुधार के लिए लगाया जाता है तो वो क्या होगा, सामूहिक जन कल्याण को क्या होगा, बढ़ावा देगा। करों की दरों के आधार पर कर के मुख्य 4 प्रकार होते हैं: अनुपातिक, प्रगतिशील, प्रतिगामी तथा अधोगामी कर। अनुपातिक, प्रतिगामी तथा अधोगामी तीनों ही प्रकार के करों से आय के वितरण की असमानता कम नहीं होती, क्योंकि इस प्रकार के करों का अधिक भार निर्धनों पर पड़ता है। केवल प्रगतिशील कर ही धन के वितरण में कुछ समानता ला सकती है और इसी के कारण सामूहिक लाभ की मात्रा क्या होती है, न्यूनतम हो सकती है। तीसरा जो पॉइंट था कार्यारोपण के अन्य प्रभाव, तो चलिए इसको देखते हैं। तो एक क्या है, कर और मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति में कीमतों में निरंतर वृद्धि होती रहती है जिससे समाज
के बहुसंख्यक लोगों को हानि होती है। ऐसी स्थिति में करों का उद्देश्य व्यक्ति की व्यय शक्ति को कम करके कीमतों की बढ़ने की प्रवृत्ति को रोकना होता है। तो मुद्रास्फीति में क्या होता है कि वस्तु का जो भी है कीमत, उसका क्या होता है, कीमत बढ़ते जाता है, जो कि क्या होता है कि समाज के बहुसंख्यक लोगों को हानि होती है, क्योंकि बहुत सारे मतलब ऐसे व्यक्ति हैं, आधी जनसंख्या का बहुत सारा भाग ऐसा है जो कि मिडिल क्लास से होता है, इसलिए वो लोग बढ़ती कीमत अगर होने लगता है तो वो लोग के लिए हानि की स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा में जो कर का उद्देश्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि व्यय शक्ति को कम करके कीमतों की बढ़ने की प्रवृत्ति को रोकना होता है। मतलब कि कीमत जो बढ़ रहा है उसको रोकना होता है। ठीक है, बी है कर और मुद्रा संकुचन। कीन्स के अनुयायियों के अनुसार मंदी काल में उपयुक्त कर नीति करों में कमी है। वस्तुओं पर लगाए गए करों को घटाकर इतना कम कर दिया जाना चाहिए कि जनता के उपभोग व्यय में पर्याप्त वृद्धि हो सके, जिससे आय, रोजगार व विनियोग में वृद्धि होगी। ठीक है, तो कीन्स का जो अनुयायी थे उन लोग का क्या कहना था कि मंदी की स्थिति में क्या होता है कि कर में कमी लाना चाहिए। मतलब कर की नीति ऐसी होनी चाहिए कि कर में कमी आए, जिससे कि जनता क्या है और उपभोग की जो वस्तुएं हैं उसकी कर कम रहेगा तो उपभोग का जो वस्तु है उसका कीमत भी कम ही हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जनता उपभोग अधिक करने लगेगी और उससे आय, रोजगार व विनियोग में वृद्धि होगी, क्योंकि जैसे उपभोग बढ़ेगी तो जैसे ही उपभोग में वृद्धि होगी तो उसका वस्तु का क्या होगा, डिमांड होने लगेगा। तो अगर वस्तु का डिमांड होगा तो उससे अधिक उत्पादन होगा और रोज़गार भी, उससे अधिक उत्पादन होगा तो अधिक श्रमिकों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उससे रोज़गार में वृद्धि होगी और इनकम भी व्यक्ति का बढ़ जाएगा। और बहुत सारे लोग देखेंगे कि अगर वहाँ मांग ज़्यादा हो रहा है उस वस्तु का तो और भी उद्योग स्थापित करने के लिए या फिर उस पर और अधिक विनियोग करने के लिए लोग प्रेरित होंगे। ठीक है, सी नंबर है कारारोपण का उपभोग पर प्रभाव। कारारोपण का उपभोग पर प्रभाव निम्न प्रकार से पड़ता है। पहला था निर्धन वर्ग पर प्रभाव। यदि कर निर्धन वर्ग पर लगता है तो उससे निर्धन व्यक्तियों का उपभोग घटेगा, क्योंकि कारारोपण के कारण उनकी आय कम हो जाती है। ठीक है, दूसरा है धनी वर्ग पर प्रभाव। यदि कर का भार धनी वर्ग पर पड़ता है तो वे कर का अनुपात अपनी बचत घटाकर कर देते हैं, जिससे उनके उपभोग, कार्यकुशलता और उत्पादन पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा है मादक व हानिकारक वस्तुएं। यदि मादक व हानिकारक वस्तुओं पर कर लगाया जाता है तो इन वस्तुओं की कीमत बढ़ जाने के कारण उनका उपभोग भी कम हो जाता है। इस स्थिति में उपभोग कम हो जाने से स्वास्थ्य में सुधार होगा। मादक वस्तुओं पर अगर कर लगाया जाता है तो मादक जैसे कि शराब हो गया, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, ये सब है, उस पर अगर कर लगाया जाता है तो क्या होता है कि उसके दाम में वृद्धि हो जाएगी। तो अगर उसके दाम में वृद्धि हो जाएगी तो बहुत सारे लोग क्या है उसको ख़रीदना बंद कर देंगे और ख़रीदना बंद कर देने से क्या होगा कि उसका उपभोग कम हो जाएगा और अगर वे लोग उसका सेवन नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसके स्वास्थ्य में सुधार होगा। ठीक है, डी नंबर है कारारोपण तथा पूंजी निर्माण। विकासशील देशों में कारारोपण को पूंजी निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण यंत्र के रूप में स्वीकार किया गया है। पूंजी निर्माण से आशय है पहला, उपयोग में लगे साधनों या बेकार पड़े साधनों को उत्पादन में लगाना। दूसरा, बचत को गतिशील बनाकर उत्पादन कार्यों में लगाना। तीसरा, देशों के मौद्रिक या गैर मौद्रिक साधनों को पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में सहयोग देने के लिए प्रयुक्त करना। इस प्रकार आर्थिक विकास हेतु पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाना आवश्यक होता है। सरकार कारारोपण के माध्यम से आर्थिक साधनों को अतिरिक्त पूंजी सृजन की और गतिशील बना सकती है। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है कि कारारोपण का जो अर्थव्यवस्था पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।